जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 1983 की है। फिलिस्तीनी अपने नेता यासिर अरफात की अगुवाई में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। नई दिल्ली में नॉन अलाइंड आंदोलन NAM देशों की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। मुल्क के सियासी गलियारे और समाचार की दुनिया उस वक्त गूंज उठी जब यह खबर आई कि इस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन की तरफ से यासिर अरफात खुद भारत आने वाले हैं। उस वक्त हर छोटा बड़ा मीडिया हाउस और तमाम पत्रकार यासिर अरफात के इंटरव्यू के लिए बेचैन हो रहे थे। इससे रिलेटेड एपिसोड के डिटेल में बाद में जाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं यहां पर कि आखिरकार कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन यासिर अरफात ने पत्रकारों के बीच उनके सवाल के क्या जवाब दिए। पत्रकार अरफात से सवाल करते रहे। ऐसे में दिल्ली से निकलने वाले दैनिक पेट्रियाट के पत्रकार जॉन दयाल ने अरफात से एक तीखा सवाल पूछा, चेयरमैन, क्या कभी दुनिया में कोई फिलिस्तीनी मुल्क बन पाएगा? तब ऐसा महसूस हुआ कि मानो कहीं से एक बॉम्ब गिर पड़ा हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी यासिर अरफात के जवाब का इंतजार करने लगे। यासिर अरफात ने पहले जॉन की तरफ गुस्से से मुड़कर देखा, रुके और फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में ही। कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। यासिर अरफात वापस चले गए। एक मुद्दत बाद इस फिलिस्तीनी क्रांतिकारी नेता का इंतकाल भी हो गया। लेकिन अब फिर से इन दिनों दुनिया जॉन दयाल के उस सवाल का जवाब पूछ रही है। जी हां, हमास की अगुवाई में फिलिस्तीन की आजादी का सवाल दुनिया भर में गूंज रहा है। गजा पट्टी पर इनह्यूमन इजरायली बमबारी का सवाल फिर से सबके सामने है। फिर से इंसानियत के सामने वही सवाल मौजूद हैं कि क्या आजाद फिलिस्तीनी मुल्क का ख्वाब पूरा हो पाएगा? अब दोस्तों, 1983 के भारत से निकलकर 2023 के नए भारत में लौटते हैं। मुल्क के कुछ स्टेट्स में चुनाव का माहौल है। नए भारत में हमास के नाम पर बीजेपी के कई नेता वोट मांगते आपको नजर आ चुके हैं। वहीं इजराइल परस्त टॉमी मीडिया हमास को लगातार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है। इसी टॉमी मीडिया के वो द सो कॉल्ड पत्रकार जो इजराइल की तरफ से टेररिज्म टूर पर गए थे, वो भी हमास के लोगों को टेररिस्ट ही बोल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती है। इसीलिए हमास को भारत सरकार ने बैन नहीं किया है। दरअसल भारत ऐतिहासिक तौर पर हमेशा फिलिस्तीन के साथ ही रहा है। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन का दौरा कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस हालिया में सीज फायर के लिए नए भारत की मौजूदा सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। दुनिया के तमाम मुल्क उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जल्द ही फिलिस्तीन के मासूमों और बेगुनाहों के नरसंहार को रोकने के लिए कुछ करेगा। दूसरी तरफ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रिक्स देशों से आह्वान किया है कि वो गजा में इजराइल के जनसंहार को रोकने के लिए पहल करें। भारत ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात भी करी है। ब्रिक्स के दूसरे 4 मुल्क मेंबर्स का रुख एकदम साफ है। कहने का मतलब यह है कि अभी मोदी सरकार के लिए मौका है पॉजिटिव किरदार निभाने के लिए। लेकिन टॉमी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात करी है और यह इंफॉर्मेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा है कि आतंकवादी वारदातें, वायलेंस और नागरिकों की जान का नुकसान संजीदा फिक्र का मुद्दा है।
तनाव बढ़ने से रोकना, लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना और अमन स्टेबिलिटी को जल्द बहाल करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने चाबहार बंदरगाह समेत बायलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए ईरान का स्वागत किया है। दोस्तों, अब आजाद फिलिस्तीन स्टेट की ख्वाहिश पर दोबारा लौटते हैं। ये बात है सन 1983 की। इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकी थी। उधर एक साल पहले इजरायली फौज लेबनान में बसे फिलिस्तीनियों पर सितम ढा रही थी, लेकिन फिलिस्तीनी अपने नेता यासिर अरफात की अगुवाई में अपनी आजादी की लड़ाई में अपने दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे थे। ऐसे माहौल में ये खबरें आने लगी कि नई दिल्ली में नॉन अलाइंड आंदोलन NAM देशों की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन की तरफ से यासिर अरफात खुद आने वाले हैं। आखिरकार दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सबकी निगाहें यासिर अरफात को खोज नहीं थी, जो तीसरी लाइन में अपने ट्रेडमार्क लिबास में बैठे हुए थे। वहीं जिस्म पर अरबी काफिया, कमर में एक छोटी लटकती पिस्तौल और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए यासिर अरफात सबके अट्रैक्शन का सेंटर बने बैठे थे। लेकिन वो कुछ अलग ही दौर था। सारा मंडप एक से एक बड़े नेताओं से भरा हुआ था। पहली लाइन में क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो बैठे हुए थे और इंदिरा गांधी से बात कर रहे थे। फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कैस्ट्रो ने पहला भाषण दिया। अपना भाषण खत्म करके फिडेल कैस्ट्रो ने अपना पद इंदिरा गांधी को सौंपने के लिए उनको इनवाइट किया। कैस्ट्रो जैसे लगभग 6 फुट से ज्यादा लंबे नेता के सामने छोटे से कद की इंदिरा गांधी एक गुड़िया सी लग रही थी। कुछ कहने से पहले ही कैस्ट्रो ने इंदिरा गांधी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सारा हॉल नेताओं और वहां मौजूद लोगों की तालियों से गड़गड़ा उठा। 3 दिनों तक नेताओं के भाषण का सिलसिला चलता रहा। लगभग हर नेता यासिर अरफात को फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई को जारी रखने पर हौसले देते रहे। इधर तमाम पत्रकार अरफात से भेंट के लिए बेचैन थे। खैर, कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन यासिर अरफात ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। दैनिक पैट्रियट के पत्रकार जॉन दयाल के पूछे गए सवाल कि चेयरमैन, क्या कभी दुनिया में कोई फिलिस्तीनी मुल्क बन पाएगा, इसका यासिर अरफात के तरफ से दिया गया जवाब आप लोगों को मैं ऊपर वीडियो में बता ही चुकी हूं। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग के बीच इन दिनों फिर से दुनिया जॉन दयाल के उस सवाल का जवाब पूछ रही है। तमाम जानकारों का मानना है कि जिस तरह गजा में एक बार फिर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, उससे तो यह महसूस होता है कि फिलिस्तीन की आजादी का ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जिनको यासिर अरफात का जवाब याद है कि जी हां, हमारे और आपकी जिंदगी के दौरान ही फिलिस्तीन आजाद होगा, वो अभी भी उस फिलिस्तीनी मुल्क का ख्वाब देख रहे हैं जो यासिर अरफात के मुताबिक जरूर पूरा होगा। दुनिया कुछ भी कहे, फिलिस्तीनी आज भी आजादी के लिए हर वो कुर्बानी दे रहे हैं जो जिंदा कौम को देनी पड़ती है। फिलिस्तीनियों को तो अभी सिर्फ इस स्ट्रगल में 7 दशक का ही वक्त बीता है। आजादी की लड़ाई तो सदियों तक चलती है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने वालों को अपनी आजादी के और करीब पहुंचा देती है। वो दुनिया जो पिछले 2 दशकों से फिलिस्तीनियों की आजादी की स्ट्रगल को भूल चुकी थी, वो एक बार फिर से फिलिस्तीनी राज्य की आजादी की आवाज से गूंज रही है। उधर वो देश जो फिलिस्तीन से मुंह मोड़कर इजराइल से हाथ मिलाने वाले थे, वो सोच रहे हैं कि ये फिलिस्तीन की जीत नहीं तो और क्या है। हाँ, यासिर अरफात का ख्वाब आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। हम नहीं तो हमारे बाद की पीढ़ी फिलिस्तीन मुल्क बनता देख कर रहेगी। इजराइल की गाजा पट्टी पर बमों से हमले के बाद एक बार फिर यह सवाल सिविलाइज सोसाइटी के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है कि जंगल राज के तांडव के बीच किससे इंसाफ की उम्मीद करी जाए। वैसे तो कहने को यूएनओ एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फैसला अलग अलग मुल्कों के बीच पैदा होने वाली मुश्किलों को सुलझाने के लिए हुआ था,
लेकिन यूएनओ तो दो मुल्कों के बीच पैदा होने वाली मुश्किलों का हल करने में भी कामयाब नहीं है। ताजा एग्जाम्पल इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग का ही ले लीजिए। दुनिया में आए दिन जंग होती ही रहती है। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जंग के बीच दोनों साइड्स को कम से कम थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड मिलती रहे, इस मकसद से कुछ कानून बनाए थे, जैसे कोई भी मुल्क आबादी वाले इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंग के बीच आम लोगों को खाना, पानी, दवा, इलाज की फैसिलिटीज बनी रहे, इसका दोनों ही साइड्स पालन करेंगे। लेकिन इजराइल यूएन के ऐसे तमाम रूल्स का खुला वायलेशन कर रहा है। सारी दुनिया को पता है कि इजराइल ने गजा पट्टी को चारों तरफ से घेर कर वहां जाने वाला खाना, पानी और दवा तक की रसद को रोक दिया है। आए दिन इजरायली सेना हॉस्पिटल पर बॉम्बबारी करके वहां मरीजों तक की हत्या कर रही है। हद तो यह है कि जब यूएन ने इजराइल में अपने ऑब्जर्वर्स भेजने का फैसला किया कि वो इस बात पर निगाह रखें कि इजराइल यूएन के कानून का पालन कर रहा है कि नहीं, तो इजराइल ने उस ऑब्जर्वर को उनके देश में आने से ही रोक दिया। हालात ये हैं कि गजा में ठीक से न खाना है और न पानी। सैकड़ों फिलिस्तीनी रोज मारे जा रहे हैं। ना यूएन ही कुछ कर पा रहा है और ना ही कोई दूसरा देश कुछ कर रहा है। इस वक्त गजा में बसे फिलिस्तीनी बेहद इनह्यूमैन जिंदगी गुजार रहे हैं। इस क्राइसिस का ना तो कोई हल है, ना ही किसी देश को कोई फिक्र है। ऐसे में क्या समझें कि इस 21वीं शताब्दी में भी अपने को सिविलाइज करने वाले लोग जंगल राज के रूल्स को ही फॉलो करते हैं और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ढकोसला है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अलग से, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।